नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्रेनिंग ऑफिसर राहुल पाटीदार। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक टियो राहुल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप जैसा कि सभी जानते हैं, कोपा के हॉल टिकट जारी हो चुके हैं। जो भी कोपा में 2019 एडमिटेड और 2020 एडमिटेड बच्चे हैं, उनके हॉल टिकट जारी हो चुके हैं। यह एग्ज़ाम 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। आप सभी अपने अपने कॉलेज में संपर्क करिए या फिर अपने पर्सनल लॉगिन से भी अपने हॉल टिकट निकाल सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है जो कोपा का प्रैक्टिकल सभी के हो चुके हैं और इस बार ऑनलाइन का जो ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न किस तरीके का होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन दोनों का लेवल क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो है इस पर लिखा हुआ है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको एक इस पर पास कोड लगेगा। उस पास कोड को इंटर करने के बाद आप उस एग्ज़ाम को स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने एक जो पिछले साल का जो एक स्टूडेंट है उसका मैंने पेपर आपके लिए डाउनलोड किया है और आपको मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। पिछले साल एक्चुअली यह इशू हो गया था कि वैसे हर बार आपका जो पेपर होता है कोपा का वो 80 नंबर का होता है, 80 मार्क्स का, जिसमें आपके 50 जो होते हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी के और जो 30 होते हैं वो आपका कोपा ट्रेड थ्योरी का होता है। यानी कि इसमें आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है, यानी कि उसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो कोपा ट्रेड थ्योरी रहता है उसके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। क्योंकि इसका रीज़न यह है क्योंकि आपका 250 नंबर का अलग से आपका कोपा का प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है, इसलिए इसमें जो थ्योरी पोर्शन है वो कम होता है। लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया, जिसमें उन्होंने, आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कोपा थ्योरी है उसमें जो 40 नंबर के क्वेश्चन आए थे, यानी कि 40 क्वेश्चन आए थे, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 क्वेश्चन आए थे। और उन्होंने टाइम को भी कम कर दिया था। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो टाइम था यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था एग्ज़ाम के लिए। वेल एक्चुअली में आपको 2 घंटे या 3 घंटे का समय मिलेगा। जो इस बार जो पेपर होने वाला है उसमें आपको 3 घंटे का समय रहेगा और आपके पास जो थ्रेड थ्योरी है उसके आपके पास 50 क्वेश्चंस रहेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें चेंज भी हो सकता है क्योंकि इस संबंध में कोई अभी अपडेट नहीं आया है, लेकिन इससे पहले जो एग्ज़ाम होती थी उसका पैटर्न यही था कि इसमें आपके 50 + 30 यानी कि टोटल 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन का पेपर होता था। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप अगर कोई सवाल का जवाब गलत या फिर पॉइंट करते हैं तो उसका आपका माइनस मार्किंग नहीं होती है, आपके नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, तो हम अब इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। आप इसमें चेक कर लीजिएगा कि आपका जो पेपर का लेवल है, जो पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टैग एलिमेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या है। तो आप सबने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि जब हम HTML स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला टैग होता है वो HTML टैग होता है। तो आपका इसका जो फर्स्ट आंसर जो आएगा वो है, राइट आंसर है ए, HTML। इसमें आपको यह देखते जाना है कि आपका क्वेश्चन का पूछने का तरीका और इसका जो लेवल किस तरीके का रहेगा, क्योंकि हर बार बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर जो भाषा यूज़ की जाती है, हिंदी और इंग्लिश जो भाषा यूज़ की जाती है उसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इस पेपर में आपको ये सीख जाएंगे कि जो पेपर का क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा, जो इसमें जो हिंदी पूछी जाती है, जो इंग्लिश पूछी जाती है, जिस तरीके से पूछी जाती है उसको किस तरह से आपको समझना है और उसको आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी वेब भाषा HTML तत्वों पर अधिक नियंत्रण देती है और वेब सर्वर पर वापस आए बिना उन्हें किसी भी समय बदलने की अनुमति देती है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन की भाषा काफ़ी कठिन है और अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो आप एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को ज़रूर रीड करिएगा। उससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आइडिया मिल जाता है। तो एक बार हम इसको इंग्लिश में रिपीट कर लेते हैं। विच वेब लैंग्वेज गिव्स मोर कंट्रोल ओवर द HTML एलिमेंट एंड अलाउस देम टू चेंज एट एनी टाइम विदाउट रिटर्निंग टू द वेब सर्वर। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है BML, सेकेंड XML, थर्ड है HTML
और फोर्थ है DHTML। यानी कि आपको इसमें ये पूछा गया है कि जो HTML तत्व पे जो कौन सी लैंग्वेज ऐसी यूज़ की जाती है जो कि रियल टाइम में बैकग्राउंड में चेंज होती रहती है, जिसके एलिमेंट बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक उस वेबसाइट पे जाए बगैर उसे चेंज करने की अनुमति देती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है DHTML, यानी इसका फुल फॉर्म है डायनामिक HTML। डायनामिक HTML का मतलब होता है कि आपका जो वेब पेज है वो ऑटोमेटिक डायनामिकली बिना वेब सर्वर पर वापस आए उन्हें किसी भी समय चेंज करने की अनुमति देता है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, विच की इज़ यूज टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को पता है। जो एस्केप की होती है उसका उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए, और जो F5 की होती है इससे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्ले करना है तो आपको F5 की दबानी है, और उसे बंद करना है तो आपको एस्केप की दबानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टूल अलाउज यूज़र टू सिलेक्ट डिफरेंट लेआउट्स फॉर स्लाइड। कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चयन करने की अनुमति देता है। यानी कि आप जब कोई स्लाइड इंसर्ट करेंगे और आप स्लाइड में डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो कौन सा जो टूल है जो स्लाइड का लेआउट चयन करने की अनुमति देता है। सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई डिज़ाइन, सेकंड बुलेट, थर्ड है न्यू स्लाइड और फोर्थ है स्लाइड लेआउट। इसमें जो अप्लाई डिज़ाइन होता है ये आप किसी एक डिज़ाइन को फिक्स करने के बाद ये जो है अप्लाई करने की सेटिंग होती है, तो आपका आंसर यह नहीं आएगा। इसमें बुलेट भी नहीं आएगा क्योंकि बुलेट जो है वो क्वेश्चन से अलग जा रहा है। न्यू स्लाइड ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि आपसे टूल्स के बारे में पूछा गया है जिससे स्लाइड का लेआउट चेंज होता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है स्लाइड लेआउट, यानी कि स्लाइड लेआउट ऑप्शन के अंदर आपको अलग अलग स्लाइड के लेआउट को चेंज करने की ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल फॉर वैन। यानी कि आप सभी जानते हैं वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, और इसका जो सबसे उदाहरण पूछा गया है आप सभी जानते हैं जैसे कि जो इथरनेट होता है जिसमें मेनली लैन, मैन और वैन नेटवर्क यूज़ किया जाता है। तो वैन के लिए उदाहरण पूछा गया है तो आपका जो सबसे पहला ऑप्शन है इथरनेट, यही आपका आंसर होगा। जो होम नेटवर्क, कैंपस नेटवर्क, ब्लूटूथ नेटवर्क है ये एक्चुअली पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो छोटे क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। और जो कि आपका क्वेश्चन है वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसमें यह तीन ऑप्शन नहीं आएंगे। आपका जो ऑप्शन आएगा वो है फर्स्ट इथरनेट। उसके बाद पूछा गया आपके पास व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी का फुल फॉर्म, तो इस काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में सभी जानते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो है सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। आप सभी को जैसे बताया गया होगा, सबसे पहले हम ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मैक्रो। जो यहाँ पर जो ऑप्शन मैक्रो दिया गया है वो किसी भी तरीके से कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यवर्ती का कार्य नहीं करता है क्योंकि मैक्रो एक अलग चीज़ होती है। एंटीवायरस भी यह इस तरह का कोई काम नहीं करता है और ना ही MS ऑफिस कार्य करता है। तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन जो परिभाषा ही यही है कि यह कंप्यूटर और जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे यूज़र इन दोनों के बीच इंटरमीडिएट या फिर इंटरफेस का कार्य करता है। यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसे OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही आपको दिखाएगा कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन पर हम जाते हैं। वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन डिसाइड इन विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है। आप सभी ने देखा होगा जब आप कोई फोल्डर या फाइल खोलते हैं तो वहाँ पर आपको जो राइट कॉर्नर पर, सीधे हाथ के कॉर्नर पर आपको तीन ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से एक रेड कलर का होता है क्लोज़ करने का बटन, एक बीच में होता है मैक्सिमाइज़ और जो फर्स्ट नंबर पर होता है मिनिमाइज़। तो आपसे पूछा गया है कि जो मिनिमाइज़ जो एप्लीकेशन है वो विंडोज़ में कहाँ रहता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ऊपर जो बार रहती है उसे टास्क बार बोलते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वहाँ पर टास्क बार होगा। ये आपको टास्क बार पर तीनों ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो आप सभी को इससे ध्यान रखना है। इसमें माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, ये तीनों ही बिल्कुल भी इससे मैच नहीं खा रहे हैं, तो ये आपके आंसर नहीं आएगा। जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें ये ध्यान रखिए कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कितने ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन से मेल खा रहे हैं, या जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके उनसे मेल खा रहे हैं।
कभी कभी होता है कि इसी तरह क्वेश्चन का हमें आंसर भी मिल जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि चारों ऑप्शंस के बारे में सोचिए और चेक करिए कि क्या वो क्वेश्चन से मेल खा रहा है या नहीं, तो आप अपना जो आंसर है वो ईज़िली प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन अ टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। MS एक्सेस में एक टेक्स्ट क्षेत्र की अनुमत अधिकतर वर्णों की क्या पहुँच है, यानी कि आप कितने एक बॉक्स के अंदर कितने आप कैरेक्टर है जो अलाउ कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो कैरेक्टर अलाउ किया जाता है वो उनकी संख्या होती है 256। चूँकि ये इंडेक्स से स्टार्ट होता है, यानी कि इंडेक्स मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से गिना जाता है, इसलिए हम जीरो को भी एक काउंट करेंगे। इसलिए जो टेक्स्ट क्षेत्र में अधिकतम जो कैरेक्टर आएंगे उसकी संख्या हो जाएगी 255। यानी कि अब जीरो को भी काउंट करेंगे तो 256 हो जाएंगे, परंतु इसमें जीरो को इंडेक्स फॉर्म में लिया जाता है, इसलिए आपका आंसर आएगा 255। तो इसका जो राइट आंसर है वो है A 255। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज़ यूज टू डिकोड डाटा एन अ ऑप्टिकल डिस्क। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है बर्निंग, रीडिंग, एक्सेप्टिंग, एक्सेसिंग। बर्निंग पढ़ना, स्वीकार करना और एक्सेस करना। यहाँ से आपको सीधा आइडिया हो जाएगा कि जब कोई सीडी को राइट किया जाता है डीवीडी राइटर में या सीडी राइटर में, तो जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे बर्निंग कहते हैं। यानी कि आप उस डाटा को उस सीडी पर बर्न कर रहे हो। तो इसमें पढ़ना नहीं आएगा क्योंकि आप डाटा उस पर डाल रहे हो, आप उससे पढ़ नहीं रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से। और ये जो दो ऑप्शन है स्वीकार करना, एक्सेस करना, ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। तो जो आपका इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। यानी कि रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को क्या कहा जाता है। जो रूट डायरेक्टरी होती है उसके अंदर जो नीचे जो डायरेक्टरी बनी होती है उन्हें सब डायरेक्टरी कहा जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है डायरेक्टरी, 5 सब डायरेक्टरीज और ट्रीज, इसमें से आपका जो आंसर आएगा वो है सब डायरेक्टरीज। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। विच कैरेक्टर इज़ यूज टू रीडायरेक्ट आउटपुट इन टू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन लिनक्स। लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें जो है ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, लेस देन, डबल लेस देन, इसको इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। तो लिनक्स में जो है इसका जो रीडायरेक्ट आउटपुट को रीडायरेक्ट करने के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है जैसे कि ग्रेटर देन, इसका उपयोग किया जाता है। जो अगला क्वेश्चन है आपका, विच बार कंटेन्स द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है, आपको किस बार से पता चलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये है आपका C स्टेटस बार। स्टेटस बार इसलिए क्योंकि जो भी आप कार्य कर रहे हो, आपका जो भी कर्सर का जो पोजीशन है ये आपको स्टेटस बार में शो करेगा कि आप किस एलिमेंट पर, किस तत्व पर, किसी भी फाइल में, किसी भी फोल्डर में कहाँ पर कार्य कर रहे हो। तो इसका जो आंसर आएगा आपका स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए आपने अभी तक पढ़ते आए होंगे कि सिलेक्ट ऑल जो की होती है, यानी कि सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट Ctrl+A दबाते हैं। और मैं आपको यही सिखाना चाह रहा था कि जो एग्ज़ाम पूछने का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसमें कि आपको उसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि पूछा क्या गया है। जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करने के क्वेश्चन को देखिए किस तरह पूछा गया है, संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए। यानी कि आप अभी तक पढ़ते आए हैं कि जो है एक साथ किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, और वही जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर पूर्णतः अलग तरीके से पूछा गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको एक बार या 2 बार रीडिंग ज़रूर करें। अब ऑप्शंस देखें, ऑप्शन से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं और आपको इससे आसानी रहेगी आपका आंसर निकालने में। इसका आंसर आएगा आपका Ctrl+A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में कौन से टैब का उपयोग स्प्रेडिंग की रक्षा, सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है। यानी कि एक्सेल में जो कौन से ट्रेड होते हैं, कौन सी टैब होती है जिसका उपयोग प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग और मार्किंग अप में किया जाता है MS एक्सेल में। तो
तो इसमें जो आपका आंसर आएगा, सबसे पहला ऑप्शन है फार्मूला, डेटा, रिव्यू और इंसर्ट। तो जो फार्मूला है, फार्मूले में के अंदर जो प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग, इसका कोई कार्य नहीं किया जाता है, ना ही डेटा में किया जाता है और ना ही इंसर्ट में किया जाता है। इन तीनों के अलग अलग कार्य है। जो ऑप्शन बचता है आपके पास रिव्यू, रिव्यू के अंदर आप उसे एक्सेल, जो स्प्रेडशीट होती है, एक्सेल शीट होती है, आप उसे होती है तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो है रिव्यू। अगला क्वेश्चन है आपका, विच टूल इन MS ऑफिस इज़ बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। यानी कि कार्यालय में कौन सा उपकरण डेटा को व्यवस्थित करने की सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि जब आपको डाटा को आपको ऑर्गेनाइज करना है, व्यवस्थित रूप से रखना है, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो है टेबल के रूप में। और जो टेबल का उपयोग किया जाता है वो है MS एक्सेल में। तो इसका जो आंसर आएगा आपका MS एक्सेल या फिर एक्सेल, बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन एक्सेल इज़ यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन रेंज। एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सीमा में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको कोई 1 से लेकर 10 तक गिनती दी गई है, तो आपको उन 10 अंकों में से जो सबसे बड़ा अंक है उसको आपको दिखाना है। तो आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है सेलिंग, डीमैक्स, लेन और मैक्सिमम। तो आपको आंसर से सीधा पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम फंक्शन होता है उसके सहायता से जो है किसी भी रेंज के अंदर सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, विच व्यू अलाउज टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस। कौन सा दृश्य या व्यू एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है। सबसे पहला है डिज़ाइन व्यू, डाटा शीट व्यू, पिवट टेबल व्यू और पिवट चार्ट व्यू। तो इसमें जो डिज़ाइन व्यू होता है, ये जो आपका टेबल स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपको जो भी आपको टेबल का जिस तरह का डिज़ाइन, कलर, बैकग्राउंड कलर, थीम या जो भी आपको उसमें डालना है वो सभी आपको डिज़ाइन व्यू ऑप्शन के अंदर मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा आपका डिज़ाइन व्यू। उसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ फील्ड इन नेम ऑफ एक्सेस। एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। आप सभी जानते हैं कि MS एक्सेस जो होता है उसके अंदर जो है अधिकतम जो लंबाई है फील्ड की वो है 64 कैरेक्टर। यानी कि आप किसी भी फील्ड के अंदर आप मैक्सिमम 64 कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं MS एक्सेस में। तो इसका आंसर आएगा C, 64 कैरेक्टर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्म्ड एज एक्सिस ऑफ क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट और डेबिट साइड टोटल अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ और हानि के खाते में डेबिट पक्ष की कुल राशि पर क्रेडिट पक्ष की कुल राशि को क्या कहा जाता है। इसको सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है। यानी कि डेबिट पक्ष की कुल राशि पर क्रेडिट पक्ष की कुल राशि, यानी कि जब आपका जितना पैसा कटा है और जितना पैसा आपके पास आया है, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा यानी कि आपने कुछ सामान बेचा है और कुछ सामान ख़रीदा है। समझ लीजिए आपने 10,000 में ख़रीदा है, उससे 12,000 में बेचा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका लाभ कहलाता है, प्रॉफिट। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाभ और हानि के खाते में डेबिट पक्ष की कुल राशि पर क्रेडिट पक्ष की कुल राशि को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका प्रॉफिट। सॉरी, विच बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सप्लायर। यानी कि आपूर्तिकर्ताओं को वस्तुओं की वापसी से संबंधित लेन देन के को रिकॉर्ड करने के लिए किस पुस्तक का उपयोग किया जाता है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। इसमें पूछा गया है कि जब आप कोई किसी सप्लायर से वस्तु खरीदते हैं, हो सकता है आपकी उस वस्तु में कोई डिफेक्ट आता है, तो आप उस वस्तु को आप रिटर्न कर देते हैं। यानी कि कोई चीज़ आप परचेस करते हैं और आप उस चीज़ को रिटर्न कर रहे हैं किसी वजह से, तो उसकी जो रिकॉर्ड रहेगा वो किस पुस्तक में दर्ज होगा। तो ये जो सबसे पहला ऑप्शन है परचेस बुक। परचेस बुक में उसकी एंट्री होती है जो सामान आपने सप्लायर से ख़रीदा है। सेकंड ऑप्शन है परचेस रिटर्न बुक, यानी कि जो सामान आपने ख़रीदा है और ख़रीदने के बाद
आपने आपके पास से किसी और वजह से, किसी समस्या की वजह से उसे रिटर्न कर दिया है, तो इसमें परचेस रिटर्न बुक में उन चीज़ों की एंट्री होती है जो सामान आपने ख़रीदा और उसे वापस भेज दिया गया है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका आएगा बी, परचेस रिटर्न बुक। आपको जो सेल्स बुक होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। सेल्स बुक का मतलब होता है कि जो सामान आपने ख़रीदा है, ख़रीदने के बाद आपने जो सामान ग्राहकों को बेचा है, तो जो भी ग्राहकों को सामान बेचा है उसकी एंट्री जो है वो सेल्स बुक्स में आएगी। और जो फोर्थ ऑप्शन है सेल्स रिटर्न बुक, इसके अंदर वो एंट्री आएगी जो आपने ग्राहकों को कोई सामान बेचा है और ग्राहकों ने किसी वजह से वो वापस किया है, या तो वो ख़राब हो गई है या कोई इश्यू आता है, तो जो सामान आपके पास वापस आ रहा है बेचने के बाद उसकी एंट्री आपके सेल्स रिटर्न बुक में होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फैक्टर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कौन सा कारक उत्पाद की लागत निर्धारित करता है? डायरेक्ट कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। सबसे पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत मतलब कि जो आपने डायरेक्ट उसमें खर्चा किया है। डायरेक्ट कॉस्ट लागत के तत्व, अप्रत्यक्ष लागत मानक लागत। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो है लागत के तत्व, यानी कि आप कितना सामान खरीद रहे हैं, कितना सामान आपने देखा है, उसी के ऊपर उस उत्पाद की लागत निर्धारित की जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद एक और वीडियो आ रहा है जिसमें आपके बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, उसमें पैटर्न कैसा है। तो आप मेरा जो सेकंड वीडियो जस्ट इसके बाद में अपलोड करूंगा, तो आप उसे ज़रूर देखिए और आपको इससे आपको क्वेश्चन को समझने और उसको अटेम्प्ट करने का आइडिया हो जाएगा। इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना रहेगी। और पिछले जो 10 साल में से जो सबसे कॉमन, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है, उसका भी एक मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगा। तो आप इसे प्लीज़ पढ़िएगा और इसे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।